हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट वेक्टर। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने इसके पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को टिल द एंड वॉच करिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आज आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात करनी है। अगर मैं ये सपोज करूं कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, उस बॉडी पे 2 फोर्सेस एक्टेड हैं। ये मैं सपोज कर रहा हूं कि आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे 2 फोर्स इस तरीके से लग रहे हैं। एक ये पहला फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है। ये मैं सपोज कर रहा हूं, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। अगर आपसे पूछें कि यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर ये होगा कि नेट फोर्स यहाँ पे कहीं लगेगा, इसके बीच में कहीं होगा F नेट। इस F नेट की वैल्यू क्या होगी और डायरेक्शन इसका क्या होगा? डायरेक्शन इज अल्फा, मीन्स F1 से कितने एंगल पे है, F2 से कितने एंगल पे है। ये आपको यहाँ पे अल्फा और F नेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आज का टॉपिक है ये मेरा, आज मुझे यही काम करना है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। IIT नीट में जो क्वेश्चन आते हैं उसको यहाँ पे हम आज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एज्यूम करेंगे हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर A एंड वेक्टर B, कुछ इस तरीके से। तो डियर स्टूडेंट, अब मैंने ये सपोज किया कि 2 वेक्टर्स हैं। दिस इज द वेक्टर A, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। 2 वेक्टर्स यहाँ पे हैं। दिस इज द वेक्टर B। अब अगर हम आपसे पूछें कि आप ये बताओ इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट, मैंने इसके पहले आपको बताया हुआ है कि हम कैसे ट्रायंगल मेथड से वेक्टर को ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो वेक्टर B है ये एंगल थीटा यहाँ पे बना रहा है। क्लियर? अब अगर आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले आप इनमें से कोई एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उस वेक्टर के हेड से सेकंड वाला वेक्टर बिल्कुल पैरेलल आप बनाएंगे। इसके बाद पहले वाले के टेल को अंतिम वाले के हेड से मिला देंगे। यही होगा ट्रायंगल का एडिशन मेथड। तो बिल्कुल आपको यही काम करना है। तो मैंने सपोज किया डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने वेक्टर A को ड्रॉ किया बिल्कुल उसके पैरेलल। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ दिस इज वेक्टर A और ये वेक्टर A है OP। आपने OP ड्रॉ किया वेक्टर A के बिल्कुल इक्वल एंड पैरेलल। अब इसके बाद इस चीज़ को उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, मतलब ये वेक्टर B के पैरेलल यहाँ पे आप PQ वेक्टर ड्रॉ करेंगे पहले वाले वेक्टर के हेड से, कुछ इस तरीके से। ये आपने ड्रॉ कर दिया, दिस इज PQ, जिसको हम बोलेंगे वेक्टर B। ये बिल्कुल वेक्टर B के इक्वल एंड पैरेलल है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? पहले वाले के टेल को अंतिम वाले के हेड से मिलाएंगे इस तरीके से। ऐसे आप मिलाते हैं। जब आप इस तरीके से मिलाएंगे तो डियर स्टूडेंट, जब आप इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो दिस इज द रिजल्टेंट। इसको आप बोलेंगे यही वेक्टर R होगा और इसकी वैल्यू होगी वेक्टर A प्लस वेक्टर B। बिल्कुल आपका कहना राइट है। अगर हम आपसे पूछें वेक्टर A एंड वेक्टर B के बीच में एंगल कितना है, तो आंसर यहाँ पे है थीटा। इस थीटा का मतलब क्या है? अगर हम इसको आगे यहाँ पे एक्सीड करें तो आप कहेंगे वेक्टर A एंड वेक्टर B के बीच का एंगल ये थीटा है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे 2 फोर्स एक्टेड हैं इस तरीके से, ऐसे अगर एक्टेड हैं तो इनके बीच का जो ये पूरा एंगल है दिस इज थीटा। अगर ये F1 है और ये F2 है, इसके बीच का पूरा एंगल थीटा है, तो इस केस में नेट वेक्टर इसके बीच में कहीं आएगा।
जो किसी एक वेक्टर से एंगल अल्फा बनाएगा। सेम चीज़ें यही यहाँ पे भी क्रिएट हो रही हैं। अब अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ से आपको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, अगर आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से, ऐसे ड्रॉ कर दिया, और मैंने सपोज किया अब ये हो गया S, और मैंने अज्यूम किया दिस इज X एंड दिस इज Y, ये एंगल 90 होगा, बिल्कुल 90 होगा। ये आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। अब डियर स्टूडेंट, आपको चाहिए वेक्टर R, मतलब मॉड ऑफ R आपको फाइंड आउट करना है। आपको क्या क्या निकालना है, तो यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ। आपको निकालना है मॉड ऑफ R की वैल्यू क्या होगी, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, और मैंने अज्यूम किया ये रिजल्टेंट वेक्टर A से अल्फा एंगल बना रहा है, तो आपको अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। ये दोनों काम आपको करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बहुत ही बेसिक है, आराम से आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे OS का मान निकालना पड़ेगा, फिर आपको QS का मान निकालना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये OSQ एक राइट एंगल ट्रायंगल्स है, और राइट एंगल ट्रायंगल्स में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। इसका मतलब सबसे पहले आपको x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो x का मान कैसे निकालते हैं, तो आप यूज करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल PSQ, फ्रॉम ट्रायंगल PSQ। अब इस ट्रायंगल से अगर आपसे पूछें x अपान b की वैल्यू क्या होगी, एंगल थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो x अपान b की वैल्यू साइन थीटा, x अपान मॉड ऑफ b यहाँ पे लिखेंगे, मॉड ऑफ b दिस इज मैग्नीट्यूड, x अपान मॉड ऑफ b इक्वल टू साइन थीटा, और अगर हम यहाँ से x निकालें तो आप कहेंगे मॉड ऑफ b साइन थीटा। ये आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। दूसरी बात, अगर y का मान आपको निकालना है अगेन ट्रायंगल PSQ से, आप कहेंगे y अपान b इक्वल टू कॉस थीटा, बेस अपान हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेनियस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, रेस्ट आपका बेस। इसका मतलब एंड अगेन हो जाएगा y डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर a डिवाइड बाई कॉस थीटा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा सीधे सीधे y की वैल्यू मॉड ऑफ a कॉस थीटा। ये आपने फाइंड आउट कर लिया है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब आप यूज करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर के बराबर होता है, तो वहाँ इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब यहाँ पे फ्रॉम ट्रायंगल OSQ से आप क्या लिख सकते हैं, OS का स्क्वायर प्लस SQ का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर होगा। तो फ्रॉम ट्रायंगल OSQ यहाँ से आपको मिलेगा सीधे सीधे जो OQ का स्क्वायर है, OQ का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे OS का स्क्वायर प्लस SQ का स्क्वायर। बिल्कुल आपका कहना सही है, राइट है। ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल्स में बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट OQ का मान क्या है, तो आप कहेंगे OQ यहाँ पे मॉड ऑफ R है, तो यहाँ लिखेंगे मॉड ऑफ R का स्क्वायर। यहाँ पे OS की वैल्यू क्या होगी, तो OS का मतलब OP प्लस PS, यहाँ लिखेंगे OP प्लस PS का मतलब आप Y कह सकते हैं, और इसका हो जाएगा सीधे सीधे दिस इज होल स्क्वायर, और प्लस SQ का मतलब x का स्क्वायर, आप ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा मॉड ऑफ R का स्क्वायर इक्वल टू OP की वैल्यू क्या है, तो यह है वेक्टर A, यहाँ लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर A, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपको सपोज करना है, डिस्टेंस सपोज करना है, प्लस y के स्थान पे कितना है मॉड ऑफ b। एक मिनट, यहाँ पे y यहाँ पे b होना चाहिए, y अपान b होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे y अपान b दिस इज
दिस इज हाइपोटेनियस, यहाँ पे बी है तो यहाँ आएगा बी मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे वेक्टर बी कॉस थीटा, इस तरीके से आप करेंगे। क्लियर है? इस पूरे का आप यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर और प्लस एक्स के स्थान पे क्या पुट करेंगे, तो आंसर है मॉड ऑफ बी साइन थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको एक्सपैंड कर देना है। ये है वेक्टर आर का मॉड का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्सपैंड करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और ये हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस यहाँ पे करेंगे मॉड ऑफ बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बी कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम एक साथ कर लेंगे, वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको फीते फीते मिल जाएगा। यहाँ से मॉड ऑफ वेक्टर आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ से लिखें, ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर आप कॉमन कर रहे हो तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और इसके बाद लास्ट में बच जाएगा ये 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। मैं बार बार मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी क्यों लिख रहा हूँ, चूंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ और साथ में कॉस थीटा भी रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से आपको मिलेगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, इसके स्थान पे 1 प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। दिस इज मॉड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। इसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इसी का नाम क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब भी हम मॉड का स्क्वायर करते हैं तो वेक्टर हट जाता है। ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मॉड ऑफ वेक्टर ए हमेशा एम्पलीट्यूड होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी, तो आप इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। आपने ये फाइंड आउट कर लिया, याद रहेगा आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट। अगर आप ये फॉर्मूला भूल गए तो समझ लो कि आप वेक्टर में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये आपके जबान पे होना चाहिए। जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे उस केस में जो रिजल्टेंट होगा आर की स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। याद कर लो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। आपने एक काम तो कर लिया, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब आपको अल्फा बचा हुआ है निकालने के लिए। अल्फा कैसे निकालेंगे, अब देखो, अगर हम ट्रायंगल अगेन सपोज करें OSQ तो आप यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगेन डायरेक्शन के लिए क्या सपोज करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम सपोज करेंगे यहाँ पे फ्रॉम ट्रायंगल OSQ। यहाँ से आप लिखेंगे tan अल्फा की वैल्यू कितना होगा, तो QS डिवाइड बाई OS, QS डिवाइड बाई OS। इसको हम लिख सकते हैं x डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस y, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, अभी आपने सॉल्व किया था, x का मान कितना था, तो आंसर है b साइन थीटा, मॉड ऑफ b साइन थीटा, मॉड ऑफ b साइन थीटा डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर a और प्लस y की वैल्यू कितना था, मॉड ऑफ b cos थीटा। तो यहाँ लिखेंगे मॉड ऑफ b cos थीटा। तो ये आपने tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया।
अगर हम यहाँ से अल्फ़ा पूछें तो आप क्या बोलेंगे कि हो जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ b साइन थीटा डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b कॉस थीटा। ये आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ b के स्थान पे b, मॉड ऑफ a के स्थान पे a, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ये, तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस b कॉस थीटा। ये भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। आई होप आपके फंडे क्लियर हो गए होंगे हम किस तरीके से दो वेक्टर को ऐड करते हैं और उस केस में उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा, ये आपने सीख लिया। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पहला प्रॉब्लम है, डियर स्टूडेंट, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू गिवन है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये क्वेश्चन में गिवन है। आपको बताना है फाइंड एंगल बिटवीन दिस इज द बिटवीन, इस तरीके से लिखते हैं, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच एंगल क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट 2006, 2002, 2012 कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। डियर स्टूडेंट, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल। क्वेश्चन में गिवन में क्या है, गिवन में यहाँ पे दिया हुआ है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू दिया है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये क्वेश्चन में गिवन है। आपको ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। अगर आपसे पूछें कि यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो आप ध्यान दो, अभी आपने क्या किया था डियर स्टूडेंट, अभी आपने मॉड ऑफ ए प्लस आर की वैल्यू क्या लिखा था, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप ऐसे लिखेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा आप कह सकते हैं, ये सीधे सीधे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होगी वैल्यू। और यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा स्क्वायर रूट, इस तरीके से। ये कैसे हुआ अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट सेम ए का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस बी, इसका मतलब माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे सीधे सीधे हम, यहाँ लिखेंगे हम 2a ब्रैकेट में माइनस बी और साथ में यहाँ पे कॉस थीटा, ये होगी वैल्यू। अब क्वेश्चन ये कि आपने सर ऐसे कैसे लिख दिया, तो अभी मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, वेक्टर आर की वैल्यू होती है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अभी आपने किया जस्ट। और अगर हम यहाँ पे मॉड ऑफ आर यहाँ पे लगाएं तो आप कहेंगे दिस इज
मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बिल्कुल राइट है, दोनों तरफ मॉड लगा दिया। अब अगर हम यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ पे होगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, ऐसे रूट लग जाएगा। तो कहने का मतलब जहाँ पे वेक्टर a प्लस बी है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस, और जहाँ पे वेक्टर a माइनस बी है वहाँ पे ये लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे a प्लस माइनस बी और उस केस में सॉल्व कर देंगे तो ये मिल जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर से कट जाएगा, बी स्क्वायर से कट जाएगा, इसको हम इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 4ab cos थीटा बराबर 0। इसका मतलब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू 0/4ab 0 हो जाएगा। और आपको पता है कि cos थीटा ये कितना होता है, cos 90 0 होता है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ये आपने बड़ी आसानी से प्रूव कर दिया। एक तरीका इसका और है प्रूव करने का, बिल्कुल बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। वेक्टर का जो ज्योमेट्रिकल मेथड है वहाँ से आप प्रूव कर सकते हो। एन अदर मेथड, एक और मेथड है, मज़ेदार मेथड है एकदम, बिल्कुल कंसेप्चुअल है। मैक्सिमम बच्चे इसी मेथड को फॉलो करते हैं। आप ध्यान दो डियर स्टूडेंट, आपने ये सपोज किया दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर ए आपने एज्यूम किया, ये वेक्टर ए है, और आपने एज्यूम किया दिस इज वेक्टर बी, ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये वेक्टर बी है। अब अगर हम आपसे पूछें, अगर आपने इसको यहाँ से मिलाया, यहाँ से मिला दिया, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, होगा कि नहीं होगा? भाई पहला वेक्टर ड्रॉ किया, दूसरा पहले के हेड से ड्रॉ किया और पहले के टेल को अंतिम के हेड से मिला दिया, दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्योंकि यहाँ पे वेक्टर का ट्रायंगल जो रूल है वो सेटिस्फाई हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें वेक्टर, अगर हम यहाँ पे बी ड्रॉ करें तो आप क्या कहेंगे, दिस इज नेगेटिव वेक्टर, ये होगा माइनस वेक्टर बी। माइनस वेक्टर बी क्यों होगा? क्योंकि वेक्टर बी आपने नीचे की तरफ सपोज किया हुआ है, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ नेगेटिव वेक्टर होगा, माइनस वेक्टर बी ये हो गया। आपको मैंने बताया था कि अगर ये वेक्टर बी है, इसी के सेम पैरेलल होता है माइनस वेक्टर बी, नेगेटिव वेक्टर जिसको बोलते हैं। इसका मतलब ये नेगेटिव वेक्टर हुआ। अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करें, पहले के टेल को अंतिम के हेड से मिलाएं, अब आप कहेंगे ये वेक्टर ए है, ये माइनस वेक्टर बी है। पहला वेक्टर ड्रॉ किया, दूसरे को पहले के हेड से ड्रॉ किया, इसका मतलब दिस इज आल्सो रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर। अब यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये भी होगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब आप देखो ये वेक्टर इसके बराबर है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड में ये लेंथ इसके बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा फिदे मॉड वेक्टर ए प्लस बी बराबर मॉड वेक्टर ए माइनस बी, ये हो जाएगा प्रूफ्ड हो गया। कितना आसानी से प्रूफ हो गया आपने प्रूफ कर दिया। अब अगर हम आपसे पूछें कि ए और बी के बीच एंगल कितना होगा, अब आप ध्यान दो, यहाँ पे ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये एंगल यहाँ पे 90 होगा। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे।
डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपसे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने दो तरीके से क्वेश्चन को किया। सेकंड क्वेश्चन में दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोनों वेक्टर का सम वेक्टर सी के बराबर है, दोनों का सम वेक्टर सी के बराबर है। ठीक, इस तरीके से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी गिवन है, ये गिवन है। एंड क्या गिवन है? एंड गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये गिवन है। आपको बताना है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। आप ट्राई करो, सोच के बताओ इसका आंसर क्या होगा, कैसे हम निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल है। आप कैसे करेंगे, ट्राई करो, सोच के बताओ। वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर सी के है। देखो कैसे करते हैं। यहां पे गिवन में है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। दोनों तरफ मैंने मॉड लगा दिया। बिल्कुल, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हम लिख सकते हैं। और ये कितना होगा? दिस इज सी स्क्वायर, ये होगा स्क्वायर रूट सी स्क्वायर, आप कह सकते हैं दिस इज स्क्वायर रूट सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट सी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। अब जहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? सी स्क्वायर। अगर हम ऐसा पुट करें, इसके स्थान पे सी स्क्वायर पुट करें, तो आप कहेंगे सी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसल आउट, और यहाँ हो जाएगा 2ab कॉस थीटा बराबर 0। इसका मतलब कॉस थीटा बराबर 0, तो हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 90। तो थीटा का मान कितना आएगा? 90। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। इसको अनदर मेथड से भी आप कर सकते हो। एन अदर मेथड कैसे करेंगे? ये तो आपने एनालिटिकल मेथड यूज किया, ज्योमेट्रिकल मेथड से कैसे करेंगे? देखो वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर सी है। मैंने एज्यूम किया दिस इज वेक्टर ए, और यहां मैं सपोज कर रहा हूं दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, अब यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी दिया हुआ है। अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तभी आप कहेंगे जो मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर होगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर होगा। कहने का मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। मतलब इस साइड का जो मैग्नीट्यूड है ये किसके बराबर होगा? इस साइड का जो मैग्नीट्यूड है, इस साइड का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसका मतलब अब यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। और वेक्टर सी का मान किसके होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर रूल से सेटिस्फाई हो रहा है। पहला वेक्टर ड्रॉ किया, दूसरा पहले के हेड से ड्रॉ किया, और रिजल्टेंट वाले को पहले के टेल से अंतिम के हेड से मिला दिया। यहाँ पे जो ट्रायंगल वेक्टर जो वेक्टर एडिशन रूल है, वेक्टर एडिशन रूल, ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये एंगल 90 होगा, ए और बी के बीच का एंगल 90 होगा, मतलब ये एंगल 90 होगा। दिस इज एंगल 90।
बाहर वाला एंगल 90 होगा, ये ए और बी के बीच का एंगल 90 होगा। तो आपने बड़ी आसानी से यहाँ से भी फाइंड आउट कर लिया। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, ऐसे हम क्वेश्चन जब करते हैं तो हमारे कंसेप्ट और बिल्डअप हो जाते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन में है टू इक्वल फोर्स हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, व्हाट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन देम। इसका मतलब दो फोर्स किसके बराबर हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं और बराबर हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इसका मतलब क्वेश्चन को आपको ओनली समझना है, बस बहुत सिंपल है। क्वेश्चन मैंने सपोज किया मॉड ऑफ P बराबर मॉड ऑफ Q है, या आप A भी मान सकते हो, मॉड ऑफ A बराबर मॉड ऑफ B है, और ये बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ R। इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो A बराबर B बराबर R। ये क्वेश्चन में गिवन है। क्या निकालना है आपको, एंगल बिटवीन देम, इंक्लिनेशन बिटवीन देम। इसका मतलब अगर ये वेक्टर A है, यहाँ मैं फिगर बना दे रहा हूँ चार्ट में, और ये वेक्टर B आपने सपोज किया, तो इसके बीच का एंगल जो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना, दिस इज वेक्टर B, वेक्टर A, दिस इज द एंगल थीटा। आपको एंगल थीटा बताना है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्रिएट कर दे रहा हूँ, ये अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एंड फाइंड अल्फा। अल्फा मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन। आपको ये भी बताना है, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम थीटा निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान दो। आपने देखा है फॉर्मूला, आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आर के स्थान पे क्या पुट करेंगे, हर जगह आप ए पुट कर दो, क्योंकि ए बराबर बी बराबर आर के है, तो या फिर हर जगह आप आर पुट कर सकते हो। हर जगह मैंने आर पुट कर दिया, आर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस 2r मतलब आर स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। और अगर हम यहाँ पे, अगर आप आर स्क्वायर यहाँ पे लिखो तो रूट वाली झंझट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब अब यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। ये इधर आएगा तो माइनस आर स्क्वायर इक्वलू 2r स्क्वायर कॉस थीटा। और यहाँ से अगर हम कॉस थीटा निकालें तो आप कहेंगे माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r स्क्वायर। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू माइनस हाफ का मतलब कास 120, ये आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 120 डिग्री की वैल्यू माइनस हाफ होती है। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू, या थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 120 डिग्री। दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, ये आंसर हुआ। अब अगर हम पूछे कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा तो आप कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट। अभी आपने देखा कि tan अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। आप हर जगह क्या पुट करोगे, a पुट कर देते हैं हम, चूंकि a और b बराबर है। तो a साइन 120 डिग्री है थीटा का मान, डिवाइड बाई a प्लस a कास 120 डिग्री। तो साइन 120 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे साइन 90 प्लस 30 होता है प्लस साइन 30। इसका मतलब ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई √3/2 डिवाइड बाई, अभी आपने निकाला था कास 120 की वैल्यू कितना होता है, माइनस हाफ। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस a बाई 2, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे a मल्टीप्लाई माइनस हाफ, तो a मल्टीप्लाई माइनस हाफ तो माइनस a बाई 2। अब a से माइनस हाफ घटाएंगे a बाई 2, तो सीधे हो जाएगा ये, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ √3a/2 और डिवाइड बाई a बाई 2, तो पलट जाएगा ये 2/a हो जाएगा, 2 कैंसिल, a कैंसिल, तो आंसर आ गया √3। और अगर tan अल्फा √3 है, तो आप कहेंगे tan अल्फा की वैल्यू tan 60 का मान √3 होता है, तो अल्फा आ जाएगा 60 डिग्री।
बड़ी आसानी से आपने डायरेक्शन बता दिया। इसका मतलब वेक्टर ए से 60 एंगल पे रिजल्टेंट होगा, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन भी कर दिए इसमें, जिससे आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएं। आई होप आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो गए होंगे। डियर स्टूडेंट, अब आप लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करो, जिससे आपके कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। अब इसके बाद जो मेरा लेक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। हम बात करेंगे किस तरीके से वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं। ओके, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर की आगे हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए। ओके।